नमस्कार, 4 बज चुके हैं। लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, और साथ ही साथ 20 लाख करोड़ के आर्थिक महापैकेज की 5 किस्त का ऐलान कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कितना कारगर रहेगा ये पैकेज? विपक्ष क्यों कर रहा है आत्मनिर्भर भारत का विरोध? मजबूर अब तक सड़क पर क्यों है? और मजदूरों की मजबूरी की धीमी आंच पर सियासी रोटियां कौन सेक रहा है? आज मुझे इन तमाम सवालों का जवाब चाहिए, और आज के इस स्पेशल एडिशन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे 2 खास मेहमान, जिनके साथ अगले 45 मिनट तक हम करेंगे आज का तर्क युद्ध। एक तरफ होंगे पवन वर्मा जी, पूर्व सांसद, लेखक, 1976 के बैच के पूर्व आईएफएस अधिकारी, भारत के राजदूत रह चुके हैं और उच्च आयुक्त भी रह चुके हैं, बिहार सीएम के एडवाइजर भी हैं, रह चुके हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव भी रह चुके हैं। और दूसरी तरफ मेरे साथ होंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, लखनऊ में जन्मे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता के रूप में वो अक्सर आपको दिखाई देते हैं। गृह मंत्री के एडवाइजर भी रह चुके हैं और बहुत अहम ओहदों पर वो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी मैकेनिकल इंजीनियर भी है, पीएचडी भी उन्होंने कर रखी है, गणित उनका बहुत ही पसंदीदा विषय है, तो आर्थिक पैकेज के गणित पर भी उनसे सवाल जवाब करेंगे। वाणी पर उनके हमेशा मां सरस्वती का आशीर्वाद का आभास भी होता है। दोनों मेहमानों से मैं आपको मिलवाऊंगा। उम्मीद ये कीजिएगा कि वो तू तड़ाक वाली डिबेट नहीं करेंगे। आज होगी उत्कृष्ट और बौद्धिक चर्चा। दोनों की तरफ से ज्यादा साउंड नहीं, सब्सटेंस मिलेगा आपको, और इसका सिलसिला हम बस कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं। आज का हैशटैग मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज का हैशटैग है पवन वर्मा, पवन वर्सेस सुधांशु, ये हमारा हैशटैग रहेगा। और मेरे साथ इस वक्त दोनों मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ पवन वर्मा बताए जा रहे जुड़ चुके हैं। पवन वर्मा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ भी है, लेखक भी है, और आप इनको जानते हैं, ये कई डिबेटों में शरीक भी रहते हैं। चलिए शुरुआत करते पवन वर्मा जी। सुधांशु त्रिवेदी जी बस कुछ ही सेकंड में मेरे साथ जुड़ेंगे, पर पवन वर्मा जी, लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। क्या आपको लगता है कि भारत के पहले 3 चरण जो लॉकडाउन के रहे, वो पहले तो बहुत ही कारगर साबित हुए, इफेक्टिव साबित हुए, सफल साबित हुए, और लॉकडाउन खोलने की जिनको उत्सुकता है, जो लोग बार बार दबाव डाल रहे हैं कि लॉकडाउन खोल दिया जाए, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, दरअसल वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे कि कोरोना की लड़ाई अभी तक हमने जीती नहीं है। लॉकडाउन में 31 मई तक रहना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है लॉकडाउन अभी भी जरूरी है? शहजाद, मेरा ऐसा मानना है कि लॉकडाउन जब शुरू में लगाया गया, उसकी ठोस उपलब्धियां थीं। सबसे पहले तो हमें समय मिला कि जो ट्रांसमिशन का रेट है, इन्फेक्शन रेट, उसमें एक रुकावट आई। दूसरी बात ये थी कि लोग एक ड्रामेटिक तरीके से परिचित हुए सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व से। और तीसरी बात, हमें बहुत ही कीमती समय मिला कि हम अपने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और विस्तार दे सकें, यानी कि पीपीईज, मास्क, हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स वगैरह वगैरह। तो लॉकडाउन का लगना, मैं समझता हूं, एक अच्छा कदम था। अब सवाल ये उठता है, और आपने इसी सवाल को उठाया, कि अब लॉकडाउन को हटाना चाहिए कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अब प्राथमिकता हो नहीं, जो प्राथमिकता है वो ये होनी चाहिए कि कोरोना के खिलाफ पूरी तरह चुस्ती से लड़ाई करते हुए, हर तरह के सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने खुद दिया है, 2 गज की दूरी, मास्क, हाथ धोना, उसको इस्तेमाल करते हुए अब हमें आर्थिक व्यवस्था की ओर भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अब आईसीयू से वेंटिलेटर पर जा चुकी है, और इसके पहले कि वो कोमा में चली जाए,
बहुत जरूरी है कि उसको अपने पैरों पर खड़ा करें, और उसको यही नहीं, पर पवन जी, उसको करने से जो 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 रोजगार मिलेगा जी, जो एक बार फिर से रिसोर्सेज अर्थव्यवस्था में आएंगे, उससे हम कोविड के खिलाफ लड़ाई और बेहतर लड़ सकेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अब दोनों चीजों को एक साथ हमको लेके चलना होगा। पवन जी, पर आप इस बात की गंभीरता को शायद नहीं देख रहे। आज भारत में पिछले 24 घंटों में 5000 से ज्यादा नए केस संक्रमितों का, यह सबसे बड़ा राइज है केसेस में आज। आपको नहीं लगता कि आज 96,000 पार हो चुका है संक्रमितों का आंकड़ा? क्या आपको नहीं लगता कि जब हम विक्ट्री के इतना करीब है, बस कुछ ही और दिनों की बात है, 31 मई की बात है, तो हम लोग जल्दबाजी ना करें, हम इतनी जल्दबाजी में ना रहें कि भाई सब कुछ खोल देना है, अर्थव्यवस्था का क्या होगा? हमें पहले जान बचानी है। पवन वर्मा जी, मुझे लगता है जो लोग लॉकडाउन खोलने की वकालत कर रहे हैं वो दरअसल नहीं समझ रहे हैं या चाहते हैं कि कोरोना महामारी इस तरीके से फैल जाए कि भारत इसके चपेट में आ जाए पूरी तरह से। शहजाद, अगर आप समझते हैं कि लॉकडाउन को जिस तरह से अब बढ़ाया गया है, 31 मई तक हम कोरोना को अब मिटा देंगे, तो मैं समझता हूं ये भ्रम है। कोरोना हमारे साथ रहेगा, इस बात की पुष्टि तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कही थी कि कोरोना से हमें लड़ना है, पर अपने जीवन को उसके इर्द गिर्द ही सीमित नहीं रखना है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, चलिए, आप तो बहुत ही पैनी नजर रखते हैं देश और उसकी स्थिति पर। मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो हमारे गरीब मजदूर ट्रेनों में बैठ के घर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में, या सड़क पे है, हाईवे पे है। दूसरी तरफ आधिकारिक स्तर पर ऑफिशियली दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को ये दस्तावेज दिया कि 39% दिल्ली एक स्लम है। स्लम को सेंसस ऑफ इंडिया में परिभाषित किया गया है ऐसी रहने की जगह जहां इंसान रह नहीं सकता है, यानी कि 820 तो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है जी, बाकी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज और स्लम है। मुंबई में धारावी है, धारावी के साथ और बड़े स्लम हैं। तो उसमें हमेशा से एक सवालिया निशान उठता था कि भारत जैसे देश में लॉकडाउन जिस तरह से हम चाहते हैं उसके परिणाम कितना कारगर हो सकता है। अब तो हमने और हद तक लॉकडाउन को खोल दिया है। तो मैं नहीं समझता कि आपकी ऐसी सोच कि 31 मई तक हम उस पर पहले विजय पा लें और फिर अर्थव्यवस्था को खड़ा करें। कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमें ये दोनों घोड़ों पर सवार होकर चलना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई, और दूसरी तरफ उसी संकल्प के साथ अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पे खड़ा करना। पवन वर्मा, मैं आपकी बात से इसलिए कन्विंस नहीं हूं क्योंकि आपका जो तर्क है उसका मतलब यह है कि हमें वायरस के साथ अब जीना पड़ेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि वायरस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, फिर आप कहते हैं कि हथियार डाल दो, लॉकडाउन खोल दो, अब कोई ये वैसे भी फॉलो नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन ठीक तरीके से, तो अब हम वायरस के साथ जिएंगे। पर वायरस के साथ जीने की क्षमता है? अगर ये वायरस फैल गया आग की तरह, तो फिर इतनी व्यवस्था है हमारे पास? ये पवन वर्मा, अगर ये मृत्यु रेट अगर बढ़ जाती है, मौतें होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? मैं आपसे फिर से एक बार सवाल पूछता हूं, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह का लॉकडाउन इस समय कार्यान्वित हुआ है, जो कि 20 मार्च का लॉकडाउन नहीं है, बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको छूट दे दी गई है। अब ऐसे लॉकडाउन में क्या आप समझते हैं कि हम 31 मई तक इस पर विजयी हो जाएंगे? सवाल बहुत बहुत व्यवहारिक सवाल है ये। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसके सामने हथियार डाल दें जी। एक चीज अगर हमने सीखी है इस पूरे महामारी में, वो ये है कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, जहां तक हो सकेगा अपने को सेल्फ आइसोलेट करेंगे, मास्क पहनेंगे,
हाथ धोएंगे, जहां बड़ी भीड़ है वहां नहीं जाएंगे, हर तरह से प्रयास जारी रहेगा। जो हॉस्पिटल का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और मजबूत करेंगे। अभी वैक्सीन के टेस्ट चल रहे हैं, उसकी भी हमें पूरी आशा है कि जल्द से जल्द आएंगे। पूरे विश्व में दवाई की भी खोज है जी। ये सब हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पर जिस तरह का लॉकडाउन अब चल रहा है, मैं नहीं समझता 31 मई तक कोरोना वायरस अब हमारे सामने से लुप्त हो जाएगा। पर पवन वर्मा जी, क्यों लॉकडाउन फेल हो रहा है? लॉकडाउन इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, उस पर सियासत करना चाहते हैं। उनको रोटी तो नहीं देंगे, पर उनकी मजबूरी की आंच पर सियासी रोटियां जरूर सेकेंगे। और मैं इशारा कर रहा हूं विपक्ष की तरफ। विपक्ष ने पहले कहा, जब कहा जा रहा था कि मजदूरों को रहने दीजिए जहां पर है, तो उन्होंने कहा ओ नहीं नहीं नहीं, इनको प्लीज घर भेजो, इनको घर भेजो। बसेस की व्यवस्था की गई तो उन्होंने कहा नहीं, बस नहीं, ट्रेन चाहिए। ट्रेन की व्यवस्था की गई तो बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान ये ट्रेन का स्वागत नहीं कर रहे हैं। अब प्रियंका वाड्रा कह रही है देखिए मैंने 1000 बसेस लगाई हुई है, बसेस की अनुमति दीजिए, हम बस में ले जाना चाहते हैं। ये मजदूरों का राजनीतिक फायदा उठाना, मजदूरों को भड़काना, मजदूरों को बहकाना, यही तो कारण रहा है। इसीलिए आज गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सब तस्वीरें दिखाई दे रही है जहां पर मजदूर जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। देखिए शहजाद जी, जिस तरह की बेबसी, लाचारी और मैं तो एक शब्द इस्तेमाल करूंगा अत्याचार, इस पूरे प्रकरण में शहरी गरीब के साथ हुआ है, उससे वो बड़ा ही दर्दनाक कहानी है। अब इस पे राजनीति न करे तो वो बेहतर है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका कोई विकल्प ढूंढना जरूरी है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि कौन ज्यादा जिम्मेवार है इसके लिए। मैं तो ये मानता हूं कि इस देश का बहुत बड़ा तबका जो हमारे ही नागरिक हैं, जिनके बलबूते पे हमारे शहर चलते हैं और जो लाखों की तादाद में हैं, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई 4 घंटे के नोटिस पर, तो क्या किसी ने ये नहीं समझा कि ऐसे परिणाम तो शहर के गरीबों के साथ होंगे ही। भाई वो कौन से सोशल सेफ्टी सिक्योरिटी नेट के अंदर है? और मुझे तो आश्चर्य होता है, अगर सुधांशु जी आ गए हैं तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। देखिए बीजेपी एक मास बेस्ड पार्टी है, उसके साथ आरएसएस भी जुड़ा हुआ है, जिसका काडर है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। कम से कम उनको तो, पार्टी को और आरएसएस को तो सरकार को एक बार इस बात से अवगत करना जरूरी था कि अगर आप इस तरह का लॉकडाउन लगाएंगे तो जो शहरी गरीब हैं, द अर्बन पुअर, उनको जब न नौकरी होगी, न खाना होगा, न छत होगी, तो वो निकलेंगे ही घर जाने के लिए। इसलिए मेरा मानना है, और मैं आगे फिर से कह रहा हूं कि मैं इस पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरा मानना है कि 20 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था तब 191 कोरोना से संक्रमित लोग थे। आप बात सुन लीजिए मेरी, आप जब कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। 191 संक्रमित लोग थे। जो फेटिलिटी रेट, मौत का दर था, मृत्यु का दर था, वो 1% के करीब था। और केवल देश के 70 डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना का कोई ट्रेस था, कोई उसकी निशानी थी। उस वक्त अगर 3, 4, 5 दिनों में ये जो लाखों की तादाद में शहरी गरीब हैं, अगर उनको एक सुनियोजित ढंग से अपने घर तक पहुंचा दिया जाता, तो आज जो आप हालात देख रहे हैं, जहां लॉकडाउन तो है पर लॉकडाउन का उल्लंघन देशव्यापी स्तर पर हो रहा है, जब लोग झुंड में उमड़ करके सड़कों पर बेहाल, नंगे पांव, पैर में छाले लिए, पवन जी वो जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जा रहे हैं। एक सेकंड पवन जी, एक सेकंड हस्तक्षेप करना चाहूंगा। बिल्कुल। पहले दिन पर जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, 1.7 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई, उसमें धान के प्रावधान किए गए राज्य सरकारों के लिए कि भाई आप ये धान दे सकते हैं राशन कार्ड होल्डर्स को। जब आप दूसरी किस्त का भी ऐलान किया गया, निर्मला सीतारमण ने 1 नेशन 1 राशन की बात की और अधिक धान देने की बात हुई।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये मजबूर होकर मजदूर बाहर निकले तो क्या विपक्ष के जो राज्य है जो उनको नहीं दे पाए धान, क्या उनकी गलती नहीं है? दूसरी बात, अगर विपक्ष कह रहा था कि इनको इनके घर भेजिए, तो सर बंगाल, मैं आपको विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के रूप में पूछ रहा हूं, बंगाल 105 ट्रेनें लेगा एक महीने में, मतलब कुल मिला के 2 लाख माइग्रेंट। बंगाल के 20 लाख माइग्रेंट है। उत्तर प्रदेश 450 ट्रेन 500 ट्रेन ले चुका है। बिहार जहां के आप एडवाइजर थे उसने 300 ट्रेन ले ली है। छत्तीसगढ़ में 50 ट्रेनें जा रही है। सर कौन अपने माइग्रेंट्स को नहीं ले रहा है? छत्तीसगढ़, बंगाल, जो लोग रोना रो रहे हैं, जो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, वो ही लोग अपने माइग्रेंट्स को नहीं ले रहे। शहजाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं उन प्रदेश शासनों की भी आलोचना करता हूं जिन्होंने अपने ही प्रदेश के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूर्णतः या कारगर ढंग से नहीं निभाई। मैं उनको इस आलोचना से बरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो शहरी गरीब है वो आपकी भी जिम्मेदारी है केंद्र की और प्रदेश की। पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा जी। जब ये उमड़ते हुए भीड़ में बुरे हाल बेबस और लाचार लोग निकले, वो किसी के भड़काने पे ही हमेशा नहीं निकले। आप ये मत समझे कि किसी के कठपुतली है वो इसलिए निकले क्योंकि वो लाचार थे। सर उनके पास रहने को घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। सर तो इसलिए मैं समझता हूं कि केंद्र का ये निर्णय कि उनके लिए आखिरकार ट्रेन खोलेंगे, वो कुछ विलंब से बहुत आया। नहीं 3-4 हफ्ते गुजर चुके थे। नहीं सर आपको मैं बताता हूं आप क्यों गलत है। क्योंकि जब दिल्ली में, आपको याद होगा आनंद विहार की वो तस्वीर है, आपको याद होगी, आप और आपको अरविंद केजरीवाल काफी पसंद भी है, अच्छी बात है, पसंद भी होने चाहिए। पर दिल्ली में बाकायदा अनाउंसमेंट रात को की गई कि भाई आपके लिए बसेस आनंद विहार में आ रही है, आपको यूपी पार करवा देगी, आप आइए आनंद विहार। डीटीसी बसेस चलाई गई, इसका प्रूफ और वीडियो सामने आया। 2 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए गृह मंत्रालय द्वारा जो दिल्ली के अधिकारी थे। तो सर ये कहना कि उनको बहकाया नहीं गया, ये गलत है। दिल्ली में ऐसा हुआ, बांद्रा के पास जो स्टेशन है वहां पर भी ऐसा हुआ, ये हुआ है सर। ये एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत माइग्रेंट्स के ऊपर उनको भड़काना, उनकी ये तस्वीरें निकालना, उनका ये जो है एक तरीके से प्रस्तुत करना कि देखिए मोदी सरकार माइग्रेंट्स के खिलाफ है, ये पूरा नैरेटिव बनाया गया है सर। अगर ये राजनीति है और ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो गरीब जरूर हैं, बिना दिमाग के नहीं है। ठीक है, उनका परिवार है, छोटे बच्चे हैं। यहां अगर खाने को नहीं है तो उनको भड़काने की ही नहीं जरूरत है। सूरत में रायट्स हुए, किसने भड़काया? राजस्थान में हुए और प्रदेशों में भी हुए, चेन्नई में हुए। ठीक है, तो ये तो देशव्यापी एक हरकत हुई कि भाई यहां खाना पीना भोजन सब बंद है और हम घर चले, और उसी वक्त बसेस और ट्रेन्स भी बंद थी। तो जो लॉकडाउन का सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि लोगों को एक दूसरे से मिलने में एक तरह का बैरियर हम बना दें जिसमें वायरस का संक्रमण फैले नहीं, उसमें विघ्न आ गई। और आज तक आप देख रहे हैं। अब ये कह देना कि ये सब साजिश के तहत हुआ है, वो मैं समझता हूं बड़ा पेट्रनाइजिंग अप्रोच है शहजाद, कि इन गरीबों के पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए। मैं आपको एक और उदाहरण, जो उनको भड़का दे वही करेंगे। नहीं, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपके विपक्ष के लोग भीलवाड़ा मॉडल का बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे। सोनिया गांधी ने बोला कि मेरे सबसे काबिल बेटे राहुल गांधी का ये ब्रेन चाइल्ड था भीलवाड़ा मॉडल। भीलवाड़ा मॉडल में जो जहां था उसको लॉकडाउन किया गया, सख्ती से लॉकडाउन किया गया। आई थिंक वो सबसे स्टर्नेस्ट लॉकडाउन अगर कहीं हुआ तो भीलवाड़ा में हुआ। एक तरफ तो विपक्ष भीलवाड़ा मॉडल का डंका पीट रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र सरकार को कह रहा है ओ ये माइग्रेंट को घर जाने दीजिए। सर ये दो मुंही बात नहीं है तो क्या है? आप मुझे दोनों के बीच का कैसे विरोधाभास मिटा सकते हैं? मैं बताता हूं आपको। ऐसा है शहजाद कि मैं पहली बात तो विपक्ष का प्रवक्ता नहीं। नहीं बिल्कुल, आप राजनीतिक रूप से तो बोल सकते हैं ना, कौन गलत है? पार्टी में नहीं। और
पर मैं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रखता हूं जी। भीलवाड़ा में अगर समय पर सही टाइम पर जो वहां से जाना चाहते थे वो पलायन रोक करके उनको एक सीमा के अंदर रखकर उनका अच्छा रखरखाव करके उनको रोका गया, जिसमें संक्रमण वायरस का रुक गया या कम हुआ, तो मैं उसकी सराहना करता हूं। पर ये इस स्तर पर इस तरह से सबके लिए वही इंतजाम करना एक देशव्यापी स्तर पर मैं नहीं समझता कि ये एक आसान काम था। और कहीं कहीं तो ये हालात हुई कि जब तक कि आप इंतजाम करते लोग सड़कों पे निकल आए थे। मैं जानता हूं कितने लोगों को जिन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि साहब मैं घर जा रहा हूं या घर जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ रात के खाने के लिए कोई आश्वासन नहीं है। ठीक है पवन जी, मैं आपको इसलिए हमको इसको एक मानवीय स्तर पर इस बात को मानवीय समझना दृष्टि से पड़ेगा। देखना चाहिए। मैं पवन किसी जी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं। ठीक है, आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहे, पर मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, थोड़े देर से जुड़े हैं, पर इनको गणित का विषय बड़ा पसंद है, तो इनसे आर्थिक पैकेज के गणित के बारे में तो पूछेंगे। पर सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, अब तक जो चर्चा हो रही थी, विपक्ष का कहना यह है कि आज जो मजदूरों की मजबूरी है, जिस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासी रोटियां पक रही है, पर कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष के खासकर लोग कह रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी दरअसल अमानवीय है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल मजदूरों की मजबूरी को अनदेखा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी दरअसल इन मजदूरों की मजबूरी के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है सुधांशु त्रिवेदी जी? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं क्योंकि आप देर से जुड़े हैं, आपकी बात आनी चाहिए जी। तकनीकी कारण से मुझे मानवीय तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनसे राहुल गांधी जी ने स्वयं विचार विमर्श किया था, तो उन्होंने मुंबई में इशारा करते हुए क्या कहा था, प्रवासी मजदूरों के लिए या स्थानीय सरकार की समस्या, इसका केंद्र सरकार से लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं मानवीय और मानवीयता के पक्ष में कह रहा हूँ कि जो राज्य चाहते हैं उनको पूरी तरीके से केंद्र सरकार ट्रेन देने को तैयार है। ऑडियो को और क्लियर किया जाए। 5-7 दिन पुराना आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश ने 386 ट्रेनें ली, बिहार ने 204 ली, बंगाल ने 7 लिया है, छत्तीसगढ़ ने 7 लिया है, झारखंड के इतने सारे मजदूर हैं उन्होंने 40 लिया है। ऐसा क्यों? ये हमारी समझ से परे है। और जहां तक अभी प्रियंका जी ने कहा था कि हमारे ट्रेन बसें खड़ी हैं उनको आने दीजिए, तो मेरी समझ से परे है। सबसे ज्यादा बसें आ रही महाराष्ट्र से, जो उनका शासित राज्य है। फिर महाराष्ट्र के बाद उन्हें जाना है मध्य प्रदेश में, तो चलिए वो हमारा शासित राज्य है। बगल में जुड़ा छत्तीसगढ़, वो तो हमारा नहीं है। तेलंगाना हमारा नहीं है, आंध्र हमारा नहीं है। जिन राज्यों की सीमाएं जुड़ रही हैं, तो वहां पे क्या समस्या है? छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ झारखंड, जहां से भारी संख्या में मजदूर आते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र यानी तेलंगाना आज का, ये तो हमारा राज्य नहीं है। तो किन राज्य की सीमाओं की बात कर रहे हैं? इससे साफ दिखाई पड़ता है कि यथार्थम राजनीति अधिक करने का कहीं ना कहीं उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है। पवन वर्मा जी, एक बात बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कह रहे थे हम टिकटों का पैसा दे रहे हैं, हम टिकट करवा रहे हैं इन मजदूरों की। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई कि भाई पंजाब के नेता पर्चा बांट रहे थे, देखिए सोनिया मां आपको घर भेज रही है। ये जो मजदूर सड़कों पे हैं उनके लिए टिकट क्यों नहीं कटवा देती सोनिया गांधी? मैं आपको फिर से विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में नहीं, पर एक विपक्ष के हमदर्द के रूप में पूछ रहा हूं। राजनीति तो हो रही है ना, जैसे सुधांशु जी बता रहे हैं। नहीं, मैं पहली बात तो नहीं, शहजाद जी, मैं कांग्रेस का सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी का प्रवक्ता नहीं। शर्माने वाली बात भी नहीं है वैसे। मैंने पहले भी आपसे कहा जी, नहीं, मैं पहले भी कहा था कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं जी, पर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप रखता हूं जी, और हमेशा मेरे लिए सुधांशु जी से बातचीत करने में मैं बड़ी सकारात्मक हमारा वार्तालाप होता है। मेरा ये मानना है कि इनको भेजने की जो सुविधाएं थी, उसमें टिकट की भी बात है, वो केंद्र सरकार की पहली जिम्मेदारी थी।
ये पहली जिम्मेदारी थी, जिसमें अगर वो प्रदेश सरकारों जिन्होंने इसमें अपना योगदान नहीं दिया या जो अपनी जिम्मेवारी से चूके, मैं उनकी कड़ी आलोचना करता हूं। पर ये चाहे सरकार प्रदेश की हो या केंद्र की, ये हमारे नागरिक हैं, लाखों की तादाद में है, बेबस है, लाचार है, गरीब है। इनकी देखभाल करना सरकार की प्राथमिकता है। और हम राजनीति करके, जिसमें केंद्र प्रदेश सरकार पे उंगली उठाए और प्रदेश सरकार केंद्र पर उंगली उठाए, इसको करने से कहीं न कहीं हम अपनी जिम्मेवारी, जो कि राजनीति की नहीं है, नैतिक है, उससे भाग नहीं सकते। सुधांशु जी, नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही है क्या केंद्र सरकार, या मजदूरों को फुटबॉल बना दिया है? केंद्र राज्य की ओर ढकेलता है, राज्य केंद्र की ओर उसको लात मार देता है। कौन खेल रहा है फुटबॉल मजदूरों के साथ? देखिए, चलिए आरोप प्रत्यारोप से हम किनारे हट जाते हैं। मैं सिर्फ एक फैक्ट रखता हूं, मेरे ख्याल से पवन वर्मा जी भी उससे एग्री करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? महाराष्ट्र। भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन? महाराष्ट्र। जहां मुंबई है आर्थिक राजधानी, केवल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कई छोटे राज्यों से अधिक है। और ये बताइए, उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन? पंजाब। तो मैं ये कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप मत करिए। आप ना केंद्र पे आरोप लगाइए ना हम पे, आप अपने राज्यों में इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए। आप उन राज्यों में काबिज हैं जहां सबसे बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं। आज इस घनघोर आर्थिक विषमता में भी तुलनात्मक दृष्टि से सबसे बेहतर आर्थिक संसाधन है, इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए। और फिर केंद्र से कहिए, देखो भाई हमने ये इंप्लीमेंट किया, आप भी अपने राज्यों में करके दिखाओ। अब ये न करके यदि कोई ये कहे कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से कह रहा हूं कि वो प्रवासी मजदूरों का टिकट दे, तो मन में बहुत दुख होता है। मैं एक घटना भी याद देना चाहता हूं, शहजादी याद करिए, वो घटना जिसमें एक आदिवासी बच्ची कई 100 किलोमीटर पैदल चल के गई, तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ जी, और उसकी अपने गांव पहुंचने से पहले दुखद मृत्यु हो गई। अब न तेलंगाना सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो कम से कम वहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लीजिए और हमें आईना दिखा दीजिए। हम तो ईमानदारी से स्वीकार करने को तैयार। अच्छा सुधांशु जी, वहां कार्य न करना और बयान देना, यह राजनीति। सुधांशु जी एक सेकंड, पवन जी सुधांशु जी, पवन जी बोलिए। पवन जी आप सवाल पूछिए। सुधांशु जी, मैं आप आए नहीं थे तब मैंने एक बुनियादी सवाल उठाया था और मैंने कहा था कि बीजेपी एक मास बेस्ड पार्टी है और उसके साथ आरएसएस भी जुड़ी है, जो कि काडर बेस्ड पार्टी है और जमीन से जुड़ी हुई है। मेरा ऐसा मानना है, और मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, मैं राजनीति कोई नहीं कर रहा हूं। लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे में जो हुई, उसके पहले मुझे लगता है कि सरकार को इन सूत्रों से, बीजेपी पार्टी और आरएसएस से कम ये सूचना तो होनी चाहिए थी कि इसका परिणाम इन प्रवासी मजदूरों पर या शहरी गरीब पर क्या होगा। और अगर ऐसा वो करती तो लॉकडाउन को कार्यान्वित करने के पहले 3-4 दिन में एक सुनियोजित ढंग से, जबकि संक्रमण का दर बहुत कम था, केवल 70 डिस्ट्रिक्ट में एक्का दुक्का कोरोना वायरस के केस थे, उस वक्त उनको सहूलियत से अपने घर पहुंचा देती। सुधांशु जी जवाब दीजिए, क्या प्लानिंग की कमी रही? की सुविधा भी 3-4 हफ्ते बाद शुरू हुई है। अच्छा, तो ठीक है, पवन वर्मा जी कह रहे हैं कि आपने बड़ी देर कर दी। सुधांशु जी आपने देर की क्या, प्लानिंग नहीं की? पवन वर्मा जी ने जो बात कही वो ऑन द फेस वैल्यू, यानी ऊपर से देखने में बड़ी उचित प्रतीत होती है, परंतु यथार्थ अगर देखें तो पवन वर्मा जी, भारत में प्रवासी मजदूर कितने हैं? कम से कम 8 से 10 करोड़ है। एक दिन में रेलवे में कितने लोग चलते हैं? 1-1.25 करोड़ पूरे भारत में। यदि केवल उन राज्यों की बात की जाए जहां से आना जाना है तो 10 से 15 लाख। आप कल्पना करिए, यदि सरकार ने कह दिया होता कि 2 दिन बाद लॉकडाउन होगा, क्या अचानक 80 गुनी कैपेसिटी को सस्टेन कर सकते थे? बहुत सहजता से समझा जा सकता है। दूसरी बात, लॉकडाउन के दौरान लोगों को यह समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर रखना है, हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, पर्याप्त दूरी पे रहना है। उस समय तक तो लोगों को इसका आभास नहीं हुआ था। आप सोचिए कि उस समय यदि यह किया गया होता तो यह भी संभावना हो सकती थी कि अव्यवस्था, भगदड़ क्या क्या नहीं मच जाती।
इसलिए मैं मानता हूं कि पोस्ट फैक्टो एनालिसिस, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव से विश्लेषण करने में ज्यादा सहजता रहती है। आप ऑन द स्पॉट अगर आप सोचें, और उस समय जिस तेजी से बढ़ने की संभावना दिख रही थी, आज हम 90,000 पे हैं। अगर हमने उस समय ये कर दिया होता, हो सकता आज हम 9 लाख पे या 20 लाख पे होते। बिल्कुल। तो सुधांशु जी और पवन वर्मा जी, मैं आप दोनों को इस वक्त बस 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। तर्कयुद्ध जारी रहेगी। तर्कश में अभी भी ज्ञान के बहुत सारे तीर एक दूसरे पर दागना बाकी है। हम लौट के आएंगे तो महा आर्थिक पैकेज पर भी चर्चा करेंगे, पर इस वक्त की ताजा हेडलाइंस आपको दिखाकर लौट कर आ रहा हूं। हैशटैग है #पवन वर्सेस सुधांशु। अपनी राय और अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। आपके लिए हेडलाइंस ला रहा हूं, उसके बाद डिबेट में लौट कर आएंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। मुझे जवाब चाहिए कि स्पेशल एडिशन में, स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरे साथ 2 स्पेशल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और पवन वर्मा जी। पवन वर्मा की खासियत यह है कि वो राष्ट्रपति के पूर्व सचिव भी रहे हैं, पवन वर्मा जी उच्च आयुक्त भी रहे हैं, वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं, और दूसरी ओर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जो राज्यसभा के सांसद है, उनकी बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको मैथ्स मतलब गणित बहुत अच्छा लगता है, उनकी विशेषता है। तो मुझे गणित पर ही उनसे सवाल पूछना है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो महा इकोनॉमिक पैकेज, महा आर्थिक पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज, 10% ऑफ जीडीपी जिसे कहा जा रहा है, दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, इस पर आज चिदंबरम जी ने सवाल उठाए, इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा कि ये डेली का धारावाहिक आप दिखा रहे हैं। और चिदंबरम जी ने कहा है कि ये भाई साहब, ये जो पैकेज है ये दरअसल 2 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है, और ये कुछ % है जीडीपी का, 10% नहीं है। तो क्या आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट पर राजनीति हो रही है या गणित और आंकड़ों की खिलाड़ीबाजी हो रही है? सुधांशु जी। देखिए, मैं पहले तो एक बात ऐड कर दूं, पवन वर्मा जी एक बहुत अच्छे विद्वान लेखक भी हैं, आदि शंकराचार्य पर भी पुस्तक लिख चुके हैं जी। खैर, अब मैं इसके ऊपर आता हूं कि जो आपने बात कही चिदंबरम जी की, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। ये आंकड़े राहुल गांधी जी कहां से लाते हैं, कांग्रेस पार्टी कहां से लाती है, हमारी समझ से परे है। आप याद करिए, चुनाव से पहले इन्होंने क्या कहा था, 72,000 रुपए हर किसान को देंगे। मोदी जी ने कहा था 6,000 देंगे। जनता ने किसका साथ दिया? 6,000 वाले का, 72,000 का नहीं। ये इस बात का प्रमाण था कि किसकी संख्या में किसको भरोसा है। अभी आप याद करिए, इन्होंने क्या कहा कोविड के दौरान, 7,500 रुपए सबके अकाउंट में दे दिया जाए। भाई उनसे पूछिए 7,500 की फिगर का आधार क्या है। तीसरी बात उन्होंने कही कि सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, तो सीधे 41 करोड़ लोगों के अकाउंट में सीधे पैसा जा चुका है और लगातार डाला जा रहा है। इसके साथ साथ यदि 8 करोड़ उज्ज्वला योजना की महिलाओं को मुफ्त गैस मिल रही है, वो भी एक प्रकार का सीधा पैसा है। राज्यों के ऊपर कोई अधिभार न डालते हुए मुफ्त अनाज सिर्फ राशन कार्ड धारकों को नहीं, गैर राशन कार्ड धारकों को भी दिया जा रहा है, तो वह सीधा अनाज है। परंतु उसके बाद भी जो ये कहते हैं कि साहब हमें तो सीधा चाहिए पैसा, सीधा तो हम भी दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ संसाधन और व्यवस्था भी दे रहे हैं। इन्होंने जो साहूकार की बात कही थी ना, जानते हैं साहूकार की मानसिकता से तो ये चले हमेशा कि भाई तू मोहताज रहे, मैं सरताज रहूं, बस तुझे जरूरत पड़ने पे मैं पैसा देता रहूं और विकास नहीं करें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस कोविड के दौर में अच्छा नहीं लगता कहना, परंतु जो दुखद दृश्य भारत की सड़कों पे दिखता है मजदूरों का, हमारे साथ आजाद हुआ एक देश बताइए जहां आजादी के इतने साल के बाद भी इतनी बड़ी जनसंख्या इस हालात में रहने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाने का प्रयास मोदी जी ने किया है, वो पिछली सरकारों ने नहीं किया। अटल जी की सरकार को छोड़ दे तो बाकी ने केवल क्या किया, जब वो तो पैसा ले लो, उसके बाद तो मेरे ऊपर आश्रित रहो। ठीक है, तो ये साहूकार की मानसिकता, ये साहूकार की मानसिकता। पवन वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, मुझे पता है राहुल गांधी आत्मनिर्भर नहीं बने, पर भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसमें दिक्कत क्या है? और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, 50,000 करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए, 41 करोड़ बेनिफिशियरीज को डीबीटी के द्वारा। आपको पता ही होगा कि इसके अलावा किसान योजना के तहत लोगों को पैसा दिया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं को दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, पर फिर भी ये नैरेटिव बनाना कि देखिए गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट पैसा नहीं दिया गया, ये क्यों? पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि मैं सुधांशु जी के इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार कोई भी रही हो, और इसमें मैं समझता हूं जिम्मेवारी कांग्रेस की ज्यादा ही है, कम नहीं है।
क्योंकि वो सत्ता में ज्यादा साल रही है, ठीक है, कि आज भी हमारे यहाँ ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां इतने गरीब शहर में ऐसे अमानवीय ढंग से रह रहे हैं। तो इसके लिए आप केवल ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार या बीजेपी शासन जिम्मेवार है, मैं इस बात को मानता हूं। अब जहां तक जो सरकार ने ये 5 दिन तक और उसके पहले जो पैकेज की घोषणा की, मैं उसका स्वागत करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय आर्थिक व्यवस्था को फिर से मजबूत करना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कोविड के साथ लड़ाई भी करनी है और इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ ढंग से अपने पैरों पे खड़ा भी करना है, ठीक है। तो ये इस पैकेज का मैं स्वागत करता हूं। तो फिर चिदंबरम जी सिर्फ क्यों एक नहीं समझ सवाल पा रहे? बचता है कि क्या हम जी नहीं, चिदंबरम जी का और कई और लोगों का ऐसा मानना है जिससे मैं कुछ हद तक मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि इस समय जबकि मरीज आईसीयू में है, थोड़ा सा उसको आर्थिक मदद में बढ़ावा और थोड़ा सा इस बात पर कम जोर देना कि वो और कर्ज लेकर के अपनी स्थिति को बेहतर बना ले। इस अप्रोच की, इस परिप्रेक्ष्य की जरूरत थी। ठीक है, मैं आपको सुधांशु एक जी। मिसाल दे दूं बहुत संक्षिप्त। ठीक है, संक्षेप जैसे में। किसान है, हाँ। किसान है सुधांशु जी, सिर्फ एक छोटा सा मिसाल देता हूं। किसान है, वो किस चीज से पीड़ित है आज? उसकी सब्जियां और फल लॉकडाउन के चलते सड़क पे फेंक दी गई पर मंडी नहीं पहुंची। लॉकडाउन के वजह से जो उसका अनाज था वो मंडियों पर नहीं पहुंचा, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अगली फसल के लिए सीड या फर्टिलाइजर ले। अब आप किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना में उसको पैसे तो भेज रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पर आप ये नहीं कह रहे कि आपका जो बकाया है वो माफ है, आप कह रहे हैं आपको कर्ज भी देना पड़ेगा उस पर सिर्फ तिथि थोड़ी बढ़ा दी है। तो मैं समझता हूं कि इसको एक इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर देखना चाहिए कि हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, ठीक है। सुधांशु जी, लोन मेला क्यों लगाया आपने? आप डायरेक्ट मदद करते हैं, ये कह रहे हैं पवन वर्मा जी और चिदंबरम जी। नहीं, देखिए यही अंतर है। डायरेक्ट मदद भी की गई, पर्याप्त डायरेक्ट मदद की गई है, परंतु उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आगे के लिए समस्या ना हो। जैसे उदाहरण में वही जो पवन जी ने दिया, मैं उसी उदाहरण को पकड़ता हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरा जरा इको हो रहा, ठीक करवा जी, इको ठीक उन्होंने करवा। कहा कि अगर कोई किसान है और उसने फसल काट ली और वह परिवहन नहीं कर पा रहा है, पहली बात तो ये बहुत उल्लेखनीय बात है कि इस कोविड के दौर में भी पूरी फसलों की कटाई हो गई और उनका परिवहन भी हो गया और अपेक्षा से बेहतर फसल उगी है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। परंतु फिर भी यदि आपकी बात मान लें तो देखिए, अगर किसान परिवहन नहीं कर पाया और उसके पास वो फसल रखी हुई है, तो हमारा पुराना इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, कल के दिन कह देगा आप तो जमाखोरी कर रहे हैं, आप तो होल्डिंग कर रहे हैं। या वो मान लीजिए गांव के ही किसी स्थान तक ले जा पाया है और अभी वो शहर में नहीं पहुंच पाया, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लग जाएगा। अरे भाई, उस जमाने का एक्ट था जब हम गेहूं और चावल तक बाहर से आयात किया करते थे, तो अगर किसी ने 150 किलो भी रोक लिया तो वो होल्डिंग वाली कैटेगरी में आता था। और अब हम किस दौर में आ गए? हम अपनी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। शहजाद जी याद करिए, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहा था क्योंकि फसल उस साल बहुत ज्यादा हुई थी। तो उसने कहा अनाज सड़ रहा, कम से कम गरीबों में बांट दो। अब बताइए, यदि सरकार के गोदामों में इतना अनाज ओवरफ्लो कर रहा है और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा हुआ था, तो क्या इस अवसर में हमें यह नहीं देखना चाहिए था कि इस ढंग के चीजों में हम व्यवस्थागत परिवर्तन भी कर दें ताकि किसान के लिए भी अच्छा हो? अब जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि किसान के लिए अब यह भी व्यवस्था की गई कि वह अपनी फसल को ध्यान कर ले कि उसको कहीं भी बेचना है। आज ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। अब पहले क्या था, आपको अपनी मंडी में बेचना है, अब जितना भी दाम मिलेगा आपकी मजबूरी है मंडी को बेचना। अब ऑनलाइन वो देख सकता है, अपने प्रदेश या दूसरे प्रदेश में कहीं भी बेच सकता है, उससे बेहतर दाम मिलेंगे। तो इस अवसर में हमने इसको भी किया। एक छोटी सी बात कहता हूं भाई, हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदल दी। पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज 10 लाख रुपए तक होती थी, हमने 1 करोड़ कर दिया।
अब ये ज्यादा व्यवहारिक है। और मीडियम इंडस्ट्री जो 10 करोड़ होती थी उसको 50 करोड़ कर दिया, ये ज्यादा व्यवहारिक है। और ये भी कह दिया आकार बढ़ने के साथ भी उनको सुविधा मिलेगी। तो हमें ये भी देखिए, एक और बात अंत में कहूंगा शहजाद, पैसा आपने दे दिया, पैसा आदमी खर्च कहां करेगा? जब तक अर्थव्यवस्था के सभी अंग गतिशील ना हो, यानी मशीन के सभी पुर्जे गतिशील ना हो, तो हमने सभी पुर्जों में ग्रीसिंग देने का काम किया है। ठीक है, पर पवन जी मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं दोनों मेहमानों से, पर पवन जी आप पहले जवाब दीजिए। देखिए, विपक्ष के राजनेता जो है किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कोरोना काल में। आपको पता है, वो कह रहे हैं कि स्टेट्स के पास कोई पैसा नहीं, केंद्र पैसा दे। स्टेट्स को केंद्र ने 46,000 रुपए दे दिए, 12,000 करोड़ और रुपए दे दिए। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने 14,000 करोड़ दिए। उसके अलावा आरबीआई ने, जो स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट होती है, पहले 3% होती थी जीडीपी की, अब उसको 5% बढ़ा दिया है। आपको पता है स्टेट्स ने कितना बोरो किया है? महज 14%। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए मान लेते हैं मोदी जी और सुधांशु जी सबसे अमानवीय व्यक्ति है, वो मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। आपकी बोरोइंग लिमिट बढ़ी है, आप क्यों नहीं घोषित कर देते पैकेज उन लोगों के लिए? आप मजदूरों के लिए पैसा घोषित कर दीजिए, आप किसानों के लिए घोषित कर दीजिए। आपको 4 लाख करोड़ से ज्यादा एक स्पेस दे दी गई है, तो ये क्यों नहीं करती? ना ममता बनर्जी कर रही है, ना छत्तीसगढ़ कर रहा है, ना महाराष्ट्र कर रही है, पर ना मोदी का खराब करना है, ये क्यों? शहजाद जी, अगर आप बीजेपी शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से बात करेंगे तो टीवी पे शायद ना भी हो, आपसे निजी स्तर पे ये बताएंगे कि उनकी माली हालात बहुत खराब है, क्योंकि प्रदेश से अपनी रेवेन्यू आना बिल्कुल लगभग बंद हो गया है, क्योंकि आर्थिक कोई एक्टिविटी नहीं है। और जो 14% आपने बताया कि उन्होंने जो बैंक से आप ले सकते हैं आरबीआई से, वो लेने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उस लोन को सर्विस करना पड़ेगा। तो आमदनी हो गई कम। जीएसटी की जो अब ड्यूज हैं वो सुधांशु जी बेहतर जानते होंगे कि आप प्रदेशों तक पहुंच गई है। मनरेगा को और बढ़ाने की जो अभी घोषणा हुई है, उसके लिए जो प्रदेश के पास जो पैसे आने चाहिए, क्या पहुंच गए, वो सुधांशु जी बता देंगे आपको। तो प्रदेश ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी शासित प्रदेश हो या और विपक्ष की सरकार के शासित प्रदेश हो। शेष प्रदेशों की माली हालत खराब है इस समय। अच्छा, जैसे केंद्र सरकार के पास भी रिसोर्सेज कम हो गए। सुधांशु जी, केंद्र तो पैसा नहीं दे रहा, अब सोना लेना पड़ेगा मंदिरों से। देखिए, पहले मैं केंद्र के पैसे की भी एक बात बता दूं। जो बात पवन वर्मा जी ने कही, माली हालत सभी की खराब है। प्रदेश सरकारों को राजस्व नहीं मिल रहा, केंद्र सरकार को भी राजस्व नहीं मिल रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं, जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों के अनुसार 60% हिस्सा प्रदेशों को जाना था। तो जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020, अब हमें पता है कि अप्रैल के महीने में कोई राजस्व नहीं हुआ, मई के महीने में वर्चुअली नील है। अब जून में क्या होगा देखा जाएगा। परंतु इसके बाद भी जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू थी फाइनेंशियल ईयर, उसके हिसाब से जो राज्यों का हिस्सा था वो 1 अप्रैल को रिलीज कर दिया। दूसरा, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, यानी जो आपदा राहत कोष से राज्यों को हिस्सा जाता है, वो सामान्यतः तब जाता है जब वो आपदा का विवरण देते हैं, उसके अनुसार केंद्र उनको पैसा देता है। परंतु 1 अप्रैल को सभी को जारी कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि आपदा है। तो केंद्र ने अपने संसाधनों से आगे करने का पूरा प्रयास किया। अब दूसरी बात जो आपने कही, मंदिरों के वाली बात, बड़ी विचित्र सी बात है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूं, आपने मैथमेटिक्स की बात कही। देखिए, 1 तोला सोना आजकल 30 से 35 हजार रुपए का है, यानी 1 किलो सोना 30 या 35 लाख रुपए का हुआ। तो यदि 100 किलो सोना हुआ तो 30 या 35 करोड़ रुपए का हुआ। 1000 किलो सोना 300 या 350 करोड़ का हुआ। मतलब कोई बहुत ही बड़े मंदिर होंगे जिनके पास हजार किलो सोना होगा, उनके पास 300 350 करोड़ का है। और मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपको पता है भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग किसके पास है, किन संस्थाओं के पास है? क्रिश्चियन मिशनरीज के पास, उसके बाद अब वक्फ बोर्ड के पास। यदि ये केवल अपनी किसी लैंड का एक हिस्सा मॉर्गेज कर दे सरकार को दिल्ली या मुंबई में, 350 करोड़ वहीं से आ जाएगा। और दूसरी बात, ये तो मंदिरों में दान किया हुआ पैसा है ना, वो तो सरकार की दी हुई जमीन है, और उसमें से ज्यादातर जमीन ब्रिटिश सरकार की दी हुई है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं सरकार अपनी दी जमीन को या केवल 5% हिस्सा, वो भी केवल 20 साल के लिए मॉर्गेज कर ले, हजारों करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ईमानदारी से कह रहे हैं, सभी धर्म स्थलों के बारे में विचार करिए और ये गणित सामने रखिए।
पवन जी, आप क्या इस कांग्रेस के नायाब जो इन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण ने एक नायाब सोल्यूशन दिया, उसमें हालांकि वक्फ की जमीनों का जायदाद का जिक्र नहीं था, क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए ना, रामायण के वेबिनार पर विरोध करेंगे, राम जी के अस्तित्व पर विरोध करेंगे, पर राम जी का सोना जरूर चाहिए इनको, और वक्फ की जो जमीन है उस पर धृतराष्ट्र। मैंने उन लोगों के खिलाफ जो भी जेएनयू में रामायण पे वेबिनार के खिलाफ में बोल रहे थे, उनके सेक्युलरिज्म को इलिटरेट बताया और मैंने उसकी भर्त्सना की, कंडेम किया मैंने। मैं इस तरह के सेक्युलरिज्म में कोई विश्वास नहीं रखता और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, चाहे आज आप चाहते हैं और मैं और सुधांशु त्रिवेदी इस बात पर लड़ जाएं कि आप हर मामले में हिंदू धर्म को ही अक्यूज नहीं कर सकते हैं। ये अगर मानवीय हमारे ऊपर आपदा आई है तो सारे धर्म और मजहब मिलकर के सोचे क्या करना है। ये तुरंत उंगली उठा देना हिंदू मंदिरों पे और धर्मों पे, मजहब पे, ये गलत है। सुधांशु जी, आखिरी 1 मिनट बाकी है डिबेट के, मैं 30 सेकंड देना चाहूंगा सुधांशु जी आपको पहले। मैं सिर्फ एक, और जहां तक आपने मंदिरों की बात कही, देखिए इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आपने भारत में तमाम मंदिर ऐसे जहां 24 घंटे लंगर चलता है, 365 दिन लंगर चलता है, गुरुद्वारों मंदिरों में लंगर चलते देखा हूं। पुनः कह रहा हूं, किसी की धार्मिक भावना आप नहीं करना चाहता हूं। आपने कभी देखा है विदेश में चर्चों में लंगर चलता हुआ? मस्जिदों में लंगर चलता है क्या? तो जो चढ़ावा चढ़ता है उसके लिए वो सारे काम, बाकी काम तो चलिए, अस्पताल है वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं और मुस्लिम इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, स्कूल वो भी चलाते हैं, पर सीधे भोजन गरीबों को बांटते हैं भाई। और ये आज से नहीं है, हर्षवर्धन के जमाने में वेन सॉन्ग ने लिखा था अपनी बुक सीयूकी में कि उसने इतना दान दिया, जब सब खत्म हो गया तो आभूषण दान दिए, उसके बाद कीमती कपड़े दान दिए प्रयाग के महामोक्ष परिषद में। तो हमारे यहाँ दान की परंपरा बहुत पुरानी है और आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल में सदैव दान दिया है, परंतु इस मामले में न्याय संगत अपेक्षा की जानी चाहिए। भारतीय परंपरा उसके लिए तैयार है। पवन जी, लास्ट वर्ड आपको दूंगा। पवन जी, क्या इससे एक बार फिर से साबित हो गया कि कोरोना की लड़ाई भी हिंदू मुस्लिम पर बनाई और उसके लिए जिम्मेदार एक तरीके से विपक्ष है, जो विपक्ष जमातियों पर कुछ नहीं बोलता, पालघर पर चुप रह जाता है, पर जब सोना लेने की बात आती है तब हिंदुओं पर बात आ जाती है। तो आपको लगता है हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई बनाई फिर से कोरोना की? लास्ट वर्ड। मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक कोई भी बात नहीं हो सकती कि जब देश एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है तो इस लड़ाई को मजहब पे बांट दिया जाए। और जहां तक ये कोशिश थी कि इसको इस्लामोफोबिया में किया जाए, मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी समुदाय के कुछ लोगों ने अगर गलती की है तो पूरे समुदायों के काले पोतना गलत है। जी चलिए, तो आज दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस खास एडिशन में जुड़ने के लिए। आपने वक्त निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुधांशु जी, लास्ट वर्ड। जी मैं एक बात ऐड कर दूं, जो इस्लामोफोबिया में कहा, तो हमारी शेर और शायरी तो हुई नहीं। चलिए इस नोट पर खत्म करते हैं। सुधांशु जी, आप कुछ शेर और शायरी से खत्म कीजिए और फिर उसके बाद पवन वर्मा, जो उर्दू पोएट्री भी बहुत अच्छी लिखते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर हम एंड करेंगे। जी सुधांशु जी, आप शुरुआत। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो दौर है ये बहुत खतरनाक दौर है और इसमें किसी प्रकार के गफलत में नहीं रहना चाहिए। एक पंक्ति कह के समाप्त करूंगा कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों। राइट टू रिप्लाई टू पवन वर्मा, लास्ट राइट टू रिप्लाई, आपका राइट टू रिप्लाई है। और मैं सुधांशु जी की हर उम्मीद को समर्थन देते हुए कहूंगा कि जो करना है सुधांशु जी, सरकार जल्दी कर दे। इस वक्त बड़ी बेबसी है और उसमें गालिब का ये शेर है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको असर होने तक। वाह, तो मैं दोनों मेहमानों का इस लिरिकल नोट पर धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोग दोनों मेरे साथ जुड़े, मुझे जवाब चाहिए कि इस खास एडिशन में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं भी एक कविता या एक शायरी जरूर कहना चाहूंगा, खासकर विपक्ष से, कि ताउम्र विपक्ष यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी विपक्ष आईना साफ करता रहा। इस नोट पर कल फिर मिलेंगे एक और नए शो के साथ, जुड़ना जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।